क्योंकि हम हमारे पास अनाज पर्याप्त है, तो अगर हम नहीं खाएं सब्जियां तो क्या होगा? क्योंकि हम जो भी हमारा जो पेट है उसमें और हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसमें हमको जो हमारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसकी हमारी पूर्ति जो है वो हमारी दालों से और अनाजों से हो जाती है। और जो हमारा वसा है उसकी पूर्ति हमारी होती है तेलों से। जो हम तेल खाते हैं, तेली चीजें जो भी खाते हैं, उससे हमारी वसा की पूर्ति होती है। और उसके बाद जो बचते हैं ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं पर बहुत आवश्यक होते हैं। तो इसमें होते हैं मिनरल्स, खनिज तत्व और विटामिन। और आजकल प्रोविटामिन्स, फ्लेवोनाइड्स, इनकी भी ये भी प्रमुख उसमें गिने जाते हैं। तो जो विटामिन्स होते हैं ये क्यों जरूरी? क्योंकि जो एक चौथी चीज और इसमें होती है फाइबर। जो हमारे सब्जियां होती है उसमें फाइबर भी बहुत बढ़िया होता है। तो अब ये चीजें आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग का काम करता है कि शरीर की कोशिका निर्माण के लिए, और उसके लिए आवश्यक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और वसा जो है ये हमारे शरीर को चलाने के लिए और अलग अलग जो हमारी क्रियाएं हैं उनके लिए, और दूसरा एनर्जी को संरक्षित रखने के लिए। तो ये प्रमुख हमारे एलिमेंट है, प्रमुख पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। और जो विटामिन है ये हमारी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो बायोकेमिकल जो हमारे शरीर में क्रियाएं होती है, जो भी हमारे शरीर के अंदर हमारी जो छोटी छोटी क्रियाएं होती है, हमारी जो क्या कहना चाहिए, हार्मोनल एक्टिविटी होती है, उनको संचालित करने में विटामिन का बड़ा रोल है। चाहे हम आँख की बात करें, नाक की बात करें, कान की बात करें, हर जगह जहाँ पर भी हम कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, पर ये आवश्यक हो जाता है। अगर विटामिन ए नहीं हो तो आंखों की वो कम हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है। विटामिन बी जो है ये आपके पेट के संबंधित सारी चीजों को कंट्रोल करता है, और भी बहुत सारी जो हमारी सेल के कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन सी रेजिस्टेंट पावर बढ़ाता है। विटामिन डी जो होता है वो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है। ऐसे विटामिन के हड्डियों के लिए आवश्यक है। हम विटामिन ई की बात करते हैं तो प्रजनन संबंधित जो नियंत्रण करता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है, तो ये सब हमें फल और सब्जियों से मिलती है। तो सब्जियां हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अंग है। और अगर हम भोजन में अगर हमारी सब्जियां नहीं हो तो ये इन चीजों की कमी होती है। और कमी होती है तो कई तरह की बीमारियां भी जो है विटामिन की कमी से, मिनरल्स की कमी से होती है। कई बार तो ये होता है कि कई सारी बीमारियां हम सिर्फ ये जो आपकी विटामिन की कमी होती है या मिनरल्स की कमी होती है उसके कारण होती है, और वो कई बार जो हमारे फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको भी पकड़ में नहीं आती है। तो इसलिए आजकल विटामिन के भी टेस्ट होने लग गए कि आपके विटामिन की कमी तो नहीं है। तो आज जो एडवांस उसमें होते हैं तो वो अब बोलते हैं कि विटामिन टेस्ट करा लीजिए आप। तो अब थोड़ा सा टेस्ट का दायरा भी हमारे उसमें काफी बढ़ गया है, तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो ये इसका महत्व हो गया। अब दूसरा, हम किसान की दृष्टि से देखें, ये तो हमने मतलब हमारे शरीर की आवश्यकताओं की दृष्टि से देखा। हम किसान की दृष्टि से देखें तो जो हमारी सब्जियां हैं इससे हमारे किसान भाइयों को ज्यादा आय प्राप्त होती है। प्रति इकाई क्षेत्र से आपको ज्यादा आय प्राप्त होती है और कम समय में होती है। जहां हम दूसरी फसलें लेते हैं वहां हमें उतने ही समय में हमको जो आय प्राप्त होती है वो हजारों में होती है, पर जब हम सब्जियों की खेती करते हैं तो हमें यह आय जो है ये लाखों में प्राप्त होती है। और
इसमें जब हम ये सब्जियों की खेती करते हैं तो इसमें दूसरा जो हमारा बिंदु है कि ये ज्ञान जो है, हमें इसके लिए ज्ञान की भी ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अनाज की खेती में आपको बहुत ज्यादा चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। हम गेहूं, चना, ज्वार, मक्का, बाजरा इनकी खेती करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती और दूसरा लागत भी कम होती है। पर जब हम सब्जियों की खेती करते हैं तो आपको दोनों चीजों की आवश्यकता, आपको ज्ञान भी अच्छा चाहिए, आपकी लागत भी अच्छी होना। अगर ज्ञान नहीं है, लागत आपके पास है, तो आप सब्जियों की खेती नहीं कर पाएंगे। आप लगा तो लेंगे पर उत्पादन नहीं ले पाएंगे। और अगर आपके पास ज्ञान है और लागत नहीं है तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें लागत भी, बीज से लेके आपकी हर चीज में आपको लागत ज्यादा लगती है। तो ये हमारी जो प्राथमिक बात हुई कि हमें जो किन बातों को ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीजों की। तो अभी जो वर्तमान का समय चल रहा है, इसमें ज्यादातर जो हमारी सब्जी उत्पादन का जो तरीका है, वो उसमें हम सिर्फ हाइब्रिड ले रहे हैं। चाहे हम पहले तो ये सेम वगैरह में हाइब्रिड नहीं आते थे, बरबटी में हाइब्रिड नहीं आते थे, अब वहां पर भी ओपी का जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये एक बहुत चिंता का भी विषय है। तो हाइब्रिड्स क्या हो रहा है कि हमारी किसान की निर्भरता जो है वो कंपनी पे बढ़ गई है, और ये कंपनियों पर इसमें भी जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है इनका दबदबा है। मतलब अगर हम आज जो बीज ले रहे हैं उसमें से 60 से 70% जो हिस्सा है वो या तो बाहर की कंपनी है, या ताइवान है, आपका अमेरिकन कंपनीज है, ये इन लोगों का मार्केट में सबसे ज्यादा कब्जा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो कम हो रही, तो इस पर भी कहीं ना कहीं चिंतन की आवश्यकता है। जो हमारी पुरानी जो बायोडायवर्सिटी थी उस पर भी बीज को हमको लेने की जरूरत है, उनका बीज भी संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी नई किस्में इजाद होती है, हाइब्रिड भी बनते हैं, तो इनके पेरेंट्स जो है उन्हीं पुरानी जातियों से जो हम पहले छोड़ चुके हैं, जिनका उत्पादन हम छोड़ चुके हैं। जैसे टमाटर की बात करें तो टमाटर में सबसे बड़ी समस्या होती थी ट्रांसपोर्टेशन की, और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ जो इसके जीन में मतलब दूसरे दूसरे जो अच्छे, जो ज्यादा जिसका छिलका कड़ा होता था और अंदर का फ्लैश कड़ा होता था, तो ऐसी ऐसी जो स्पीसीज थी उनसे क्रॉस करा के और नई जो ज्यादा उत्पादन वाली, और एक ज्यादा उत्पादन देने वाली और दूसरे में ऐसे लक्षण जो कि जिनका छिलका कड़ा हो और साथ में अशोक भैया थोड़ा सा बंद कर लेंगे क्या कैमरा? जी, क्या ध्यान उधर जाता है जी। हाँ, धन्यवाद। तो जो हमारी सब्जियों में जो छिलका कड़ा करने वाली इस तरह की वैरायटियों की बात होगी, और इसमें भी अब जैसे टमाटर हुआ, भट्टे में भी कई सारे डेवलपमेंट हुए। अब इनमें एक समस्या आ रही है रोगों की। तो रोगों के लिए अब जो बात हो रही है, अभी हम सामान्य तरह से पौधे तैयार करते थे, अब बात हो रही ग्राफ्टेड पौधे की। ग्राफ्टेड पौधे क्यों? पहली चीज तो ये हम समझ ले कि ग्राफ्टेड पौधे क्यों आवश्यकता पड़ रही ग्राफ्टेड पौधों की। तो कुछ चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है ग्राफ्टेड पौधों के लिए समझने की, वो होती है कि हमारी जो लगातार हम एक ही जमीन में एक ही तरह की फसलें ले रहे हैं, तो वो जमीनों में आपके निमेटोड्स और जो मेनली फाइटोप्थोरा, जो एक सूक्ष्म जीव होता है जो ज्यादातर, मतलब फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, ये ज्यादातर पौधों में रोग पैदा करते हैं, और इनके कारण जमीन से जड़ित रोग। और तीसरा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियल ब्लाइट आ रही, बैक्टीरियल जो आपका विल्ट आ रही है, बैक्टीरियल ब्लाइट आ रही है, और फंगल विल्ट आ रही है, तो इनसे हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और कई बार तो किसान भाई मतलब इधर बहुत बढ़िया ग्रोथ में आती है क्रॉप, और किसान भाइयों की फसल पौधे सूखने लग जाते हैं, या हरे के हरे पौधे मुरझा जाते हैं। तो वो उसको समझ में नहीं आता किसान भाई को कि अब क्या करें। और वहां से वो जब उपचार शुरू करता है, चूंकि
उपचार हमारा ज्यादातर जो हम एरियल स्प्रे करते हैं, और हमारे किसान भाइयों को भी जानकारी नहीं होती ऊपर, और हमारे जो किसान भाई है वो ज्यादातर आश्रित होता है हमारे दुकानदारों के ऊपर। दुकानदार उसको दवाई दे देते हैं कि ये कर लेना वो कर लेना, 4 तरह की चीजें मिला के दे देता है, लागत और बढ़ा देता है किसान की, और उसको फायदा उतना नहीं होता। तो ये जो हमारी जमीन से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, और एक दूसरी प्रॉब्लम आती है कीटों की। कीड़ों से भी रक्षा करने के लिए ये जो हमारे रूट स्टॉक है, मतलब जो हम ग्राफ्टेड प्लांट का उपयोग करते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अब ये ग्राफ्टेड प्लांट कैसे कैसे वो करते हैं, तो ग्राफ्टिंग के लिए जो एक दो तरीके, मतलब जो तरीका होता है उसमें जो पहले हम 2 चीज तैयार करते हैं यहाँ पे। एक तो हम जो नर्सरी, सामान्य पौधे की नर्सरी है वो तैयार करते हैं, और दूसरा ग्राफ्टेड पौधे की नर्सरी, जो जिसका रूट स्टॉक लेना है, जिसका जड़ तंत्र लेना है, ऐसे पौधों की नर्सरी तैयार करते हैं। और जो जड़ तंत्र लेना होता है उन पौधों में वो सामान्यतः जंगली पौधे होते हैं। जैसे भट्टा है तो भट्टे की जंगली वैरायटी, तो भटकटैया हो सकता है, दूसरी और भी उसकी जंगली जो किस्म होती है, जिनमें कि ये जो फाइटोप्थोरा है, आपका राइजोक्टोनिया है, जड़ सड़न वाले रोग है, ये नहीं लगते। और तीसरा इनमें जो जमीन में सैलिनिटी और एसिडिटी, इसका भी फर्क इनमें पड़ता है। तो ये ऐसे होते हैं जो कहीं भी उग जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारी ऐसे भट्टे से के समान पौधे हैं जो आपको रोड किनारे भी आपको मिल जाएंगे, जहां कोई पानी नहीं हो वहां मिल जाएंगे। तो ऐसे पौधों के बीज इकट्ठे करके उनका एक सिलेक्शन है, वो सब आइडेंटिफाइड भी है, वैज्ञानिकों द्वारा सब निर्धारित है कि कौन से पौधे लेने हैं रूट स्टॉक के लिए। तो उनका बीज को हम उसके लिए जड़ तंत्र वाले पौधों के लिए करते हैं। और जिस वैरायटी को हमको, मान लो टमाटर में साहो लेना है, ब्रिंजल में कोई अलग वैरायटी लेना है, तो वो वैरायटी के बीज को अलग से लेके उसको हम ट्रे में उगाते हैं। और जब दोनों पौधे तैयार हो जाते हैं, उस समय हम इनकी मतलब 15 से 20 दिन के बीच में जो हमारा जिस वैरायटी को हम लेना चाहते हैं, और जो जिसका मूल तंत्र है, जिसका जड़ तंत्र है, उसके हम पौधों को ग्राफ्ट करते हैं, उसको काट के दूसरे पौधे के ऊपर लगाते हैं। और ये जो ग्राफ्टिंग होती है ये बहुत स्किल काम है, और आने वाले समय में इसी का ही मार्केट होगा, क्योंकि दवाइयों से हम कई सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जमीन में अब जो केमिकल को सहने की क्षमता है वो कम हो गई है, क्योंकि लगातार हम उसमें फर्टिलाइजर्स का और केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं, और पेस्टिसाइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। तो इसके कारण हमारी जो सब्जियों में रोग और बीमारियां ज्यादा आ रही है, और किसानों का जो खर्चा है वो सबसे ज्यादा इसी में हो रहा है, चाहे वो जमीन से होने वाली बीमारियां हो या पौधों में होने वाली बीमारियां हो। तो इस पर भी, इसमें भी बहुत ज्यादा हमारे किसान भाइयों को लागत बढ़ जाती है। तो दूसरी बात तो ये हुई कि हमें बीज का ध्यान रखना है, और ऐसी किस्मों का उपयोग करना है जो ज्यादा उत्पादन देती हो, और वो आपका जो आप खाद दे रहे हो और दूसरी चीजें दे रहे हो, उसके प्रति जल्दी से उसका प्रभाव उनमें दिखता हो। तो हाइब्रिड्स में सामान्यतः ये होती है कि ये आपका ज्यादा भोजन चाहिए, इनको ज्यादा पोषण चाहिए, ज्यादा केयर चाहिए। अब जितना इनका ध्यान रखेंगे उतना उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। तो ये हमारी सब्जियों में हमको ध्यान देने वाली बात हुई। अब सब्जियों में और क्या हम कर सकते हैं? अभी लगाई जाने वाली सब्जियों में अभी ये हमारा अगस्त शुरू हो रहा, तो अगस्त के हम शुरू में आप बहुत सारी चीजों को लगा सकते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मटर अभी लगाई जाती है। जबलपुर के आसपास का पाटन वाला क्षेत्र जो है, वहाँ पे अभी से मटर लगना शुरू हो गई। और ये 15 अगस्त के हमारा 30 अगस्त तक मटर वहाँ पे बोनी हो जाएगी, और वो सितंबर अक्टूबर से आपकी मटर आना शुरू हो जाएगी।
तो मटर में भी अब बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं जो अर्ली है और अच्छी उत्पादन देने वाली है, ज़्यादा दाने वाली है, 10 दाने 12 दाने तक आ गई है। तो उसमें भी बहुत एडवांसमेंट हो गया है। अब टमाटर तो सारे सीजन में हम लगा सकते हैं, चूंकि अब बारिश खत्म हो गई तो इसके बाद टमाटर लगाना थोड़ा सा बारिश कम हो जाती है, जो शुरू का हम बोलते हैं कि जुलाई और अगस्त। तो जुलाई अगस्त में अगर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जुलाई अगस्त के बाद फिर अगर आप लगाते हैं तो उसमें फिर जो पौधों पर बारिश का असर वो कम होता है। और फिर दूसरी चीज, आज के समय में हम सारा ड्रिप पर और मल्चिंग पे ले जा रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर एक चीज जरूर ध्यान देना है कि जब भी हम इन पौधों का रोपण कर रहे हैं उसके पहले आप खेत में अच्छी तरह से तैयार किया हुआ गोबर का खाद जरूर मिलाएं। जितनी मात्रा आप मिला सकें वो खेत में मिलाएं। आप जब भी इनकी बंड्स बना रहे हैं, आप उनके लिए जो आपके बेड्स बना रहे हैं उसके ऊपर मल्चिंग कर रहे हैं, उसके पहले आप ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो आपके पास उपलब्ध हो उतना आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है वो आपको इस जमीन में पहले मिला देना है। दूसरा, जब आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला रहे हैं तो इसके साथ जो हमारे सूक्ष्म जीव है इनको भी इसमें मिला दें। ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, 1-1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इनको हम जमीन में उस समय जरूर दे दें, ताकि हमारी जमीन की जो जमीन में जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे फसलों को नुकसान कर सकते हैं उनकी हम रोकथाम कर सके। क्योंकि जो एक बार रोग आ गया तो उसके बाद जो नुकसान से बचना वो कठिन होता है। तो जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उस समय मल्चिंग डाल रहे हैं या हम मेड़ बना रहे हैं तो उसके पहले हम ये जरूर काम कर दें कि हम इनको जो हमारी भूमि है उसमें ऑर्गेनिक मैटर को मिला दें। और इसके बाद हम जो भी पौधे रोपित करने हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। एक चीज और मैं छोटी छोटी चीजों को जोड़ रहा हूँ जो अभी मुझे दिमाग में आ रही है, और इसके बाद आप लोगों के प्रश्न में 7:30 बजे से मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने प्रश्न करें। ये एक चीज जो है हमारी नर्सरी जो हम आजकल नर्सरी जो लगाते हैं, तो अब तो ज्यादातर किसान भाई पॉलीट्रे में लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 90% हमारे किसान भाई जो है वो ट्रे में लगाना शुरू कर दिए। कुछ ही होंगे जो अब जमीन पर लगा रहे हैं। तो जमीन पे लगाने का समय अब हमारा हो चुका है। अब हम कोकोपीट में और पॉलीट्रे में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा ये इसमें ध्यान देना होता है कि आपको जहाँ भी आप पौधे रखें उनको पर्याप्त धूप मिले। धूप नहीं मिलती है तो पौधे की वृद्धि उस हिसाब से नहीं होती है। और दूसरा, एक बार आप इसमें न्यूट्रिशन का कोई, अगर आपके पास 19-19-19 है, 20-20-20 है, तो 12-15 दिन की अवस्था में एक बार आप इनका स्प्रे कर दें तो आपके पौधों में ज्यादा मतलब वो ज्यादा सहनशील होंगे। तीसरी बात कि जब आप पौधे लगा रहे हैं उसके पहले एक बार जैसे हमको कल पौधे लगाना है तो उसके 3 दिन पहले से उन पौधों की सिंचाई बंद कर दें, तो थोड़ा सा पौधा जो है आपका हार्ड हो जाएगा, थोड़ा पौधे में कड़ापन आ जाएगा। अगर आप लास्ट डे तक, आखिरी दिन तक आप सिंचाई करेंगे तो पौधों में थोड़ी सी कोमलता बनी रहेगी, और जब वो मेन उसमें आपका जाएगा खेत में तो उसकी जो सर्वाइवल है वो थोड़ा सा कम होगा। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम सब्जियों की वो लगा रहे हैं, ट्रे तैयार कर रहे हैं, तो उसको उस पर ध्यान दें कि ये आपकी थोड़ा सा उसमें स्ट्रेस दे दें उसको, ये ध्यान रखें। इसके अलावा जो बीजों की जो वैसे तो अब हमारे ट्रे में लग रहे हैं, तो पहले ये होता था कि हम 10 ग्राम बीज लगाते थे, उसमें से 5 ग्राम अंकुरित होते थे, और 5 ग्राम अंकुरित होते थे, और 5 ग्राम में से पता चलता था 2 ग्राम का बीज हमको पौधे मिल पाए, बाकी मर गए।
तो अब वो स्थिति नहीं है। अब लगभग 90%, 80 से 90% हमारे ट्रे में जो पौधे होते हैं वो आपके निकलते हैं। बस ये ध्यान देना होता है कि ट्रे में आपके पौधों में कोई पत्तियां मुड़ी तो नहीं है, पत्तियां सारी साफ दिखे। अगर पत्तियां मुड़ी दिख रही हैं तो आपके पौधों में कहीं ना कहीं किसी तरह का रोग है, तो वहां पर आप पत्तियों को जरूर वो कर लें। अब जो नए सिस्टम आ गया उसमें हम पॉली हाउस की बात कर रहे हैं, नेट हाउस की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर हम पौधों को रखते हैं ताकि जो एफिड, जैसिड्स, माइट्स, थ्रिप्स, ये हम जो बहुत छोटे कीड़े होते हैं, ये दिखते कम, मतलब बहुत अच्छे से, जैसे एफिड और जैसिड तो आपको दिखते हैं, माइट्स और थ्रिप्स आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। तो ये आपकी पत्तियों के ऊपर, पौधे की पत्तियों को रस चूसते हैं, और रस चूसने से आपके जो पत्तियों का जो शेप है वो तुड़ा मुड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा आप उसको दबाएंगे तो उसको बोलते हैं, मतलब कड़ा कड़ा हो जाता है। तो ये सब चीजें आपकी माइट्स, थ्रिप्स, एसिड जैसिड, एफिड जैसिड, इनके कारण होती है। तो ये हमारे खेतों में कम से कम हो, इसके लिए हमें इनके रोकथाम की व्यवस्था करनी होती है। तो जो नेट हाउस है, पॉली हाउस है, इनमें हम इनको लगा सकते हैं, और ज्यादातर समय मतलब इनको अगर हम रखते हैं नेट हाउस में, अगर हम इनको तैयार करते हैं तो इसमें ये रोग नहीं आते हैं। दूसरा, जब नेट हाउस अगर आप लगा रहे हैं तो नेट हाउस का गेट आप हमेशा बंद रखें। कई बार क्या होता है, नेट हाउस तो हमने लगा लिया पर गेट हमारा खुला है, लोग आ रहे जा रहे हैं, गेट खुला हुआ है, तो उससे भी हमारा, एक बार कोई अगर इंसेक्ट पेस्ट आपके खेत में आ गया तो फिर वो या आपकी नर्सरी में आ गया तो वो नुकसान आपको पहुंचा देता है। और एक बार नुकसान शुरू हो गया तो फिर वो आपको स्प्रे करना पड़ेगा, दवाइयां डालनी पड़ेगी। तो दवाइयों से ज्यादा बचें, इसके प्रयास हमको करने हैं। जब हम एक बार पौधे लगा देते हैं तो उसके बाद फिर आपका जो अगला होता है काम शुरू होता है उसमें। दूसरा, हाँ, एक चीज और, पौधे लगाने से पूरी एक चीज और, खाद की बात मैंने की थी, उसके साथ अगर हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं तो सामान्यतः हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, एनपीके का उपयोग करते हैं, तो हमको यहाँ पे बेसल डोज में फास्फोरस और पोटास ये हमको इस समय जमीन में दे देना है। चाहे आप उसमें अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग उसकी रिकमेंडेशंस होती है कि कौन सी फसल में कितना बेसल डोज देना है, तो उसके हिसाब से हम इसको जमीन में दे सकते हैं। चूंकि ज्यादातर जो हमारे ड्रिप वाले किसान भाई हैं वो फर्टिगेशन का उपयोग करते हैं, जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है उनका उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर बेसल डोज को कम कर सकते हैं, आप 25% कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, पर आपको बेसल डोज में देना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में आपको जमीन में खाद देना पड़ेगा। तो ये जब हम शुरू में पौधे लगा रहे हैं उस समय हम बेसल डोज को दें, और उसके बाद फिर जब हमारा एक बार पौधा एस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद हम कंटिन्यू इसमें जो हमारे ड्रिप से हम न्यूट्रिशन को चलाते रहे। तो ये जो बेसिक चीज है वो जरूर ध्यान रखें। जिंक और सल्फर की कमी देखी जा रही, तो जिंक और सल्फर को जरूर हम अपने न्यूट्रिशन में शामिल करें, ये हमारे पौधों को मिलते रहे। जिंक और सल्फर, इससे भी आपकी जो न्यूट्रिशन है, पौधों का जो पोषण है वो अच्छा होगा। और ये हुई हमारी पोषण की बात। पोषण के बाद हम बात करते हैं कि जब पौधे एक बार जम गए, एस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद हमको क्या ध्यान देना चाहिए। तो हम लगातार खेतों को देखते रहें। एक भी पौधे में अगर कहीं रोग आता है, सब्जियों के साथ ऐसा नहीं है, गेहूं, चना, ज्वार, मक्का, इसमें हम एक बार मतलब बाहर से देख के काम चला लेते हैं, पर यहाँ पे आपको हर पौधे से बात करनी पड़ेगी, हर पौधों को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पौधे में रोग आएगा, अगले दिन 4 में आएगा, उसके अगले दिन 16 में आएगा, उसके अगले दिन 64 में आएगा, और ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो हम अगर पहले दिन, दूसरे दिन अगर इसको पकड़ लेते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होता है रोग के नियंत्रण के लिए। इसी तरह कीड़े की बात करते हैं। अगर कीड़े आपके खेत में आ रहे हैं तो आपको शुरू से ध्यान देना है।
और प्रिवेंटिव मेजर्स में जैसा हमने रोगों के लिए बात की है, तो रोगों के लिए हमने ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास को जमीन में डाल दिया है। इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का 1 महीने बाद हम उसको एरियल स्प्रे भी हम स्यूडोमोनास का अगर करते हैं तो जो बाहर के इन्वायरमेंट में जो कुछ एरियल स्पोर्स होते हैं फंगस के, वो उनको भी कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। तो ये बीमारियों के लिए हो गया। हम बात करते हैं कीड़ों के लिए, तो कीड़ों के लिए हमें 2 काम करने की आवश्यकता है। हम लाइट ट्रैप लगाएं, लाइट ट्रैप बहुत बढ़िया काम करता है। और लाइट ट्रैप का उपयोग प्रकाश प्रपंच, आजकल सोलर आ गए हैं, तो सोलर में बहुत ज़्यादा आपको सोलर लाइट ट्रैप में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सेंसर बेस्ड आते हैं और जैसे ही आपका अंधेरा होगा ये अपने आप चालू हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ खेत में इनको लगा देना है, दिन भर वो चार्ज होंगे, रात जैसे ही शाम होगी तो ये अपने आप इनका लाइट जलेगा तो जो भी आपके हार्मफुल इंसेक्ट है जो आपकी पत्तियों को खाने के लिए, जिनकी इल्लियां आपकी पत्तियों को खाती है, उनको ये वो लाइट की ओर आकर्षित होंगे और उनकी जो तितली है वो आपके जो ट्रैप के अंदर पकड़ ली जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो कीड़े हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरा स्टिकी ट्रैप में अलग अलग तरह के आते हैं, सफेद आते हैं, पीला आता है, नीला आता है। तो येलो स्टिकी ट्रैप लगाएं, जो व्हाइट फ्लाई और जो दूसरे एफिड जैसिड इनको कंट्रोल करने के लिए, और ये बढ़िया काम करता है। कुछ हम ब्लू भी लगा दें, ये माइट्स के लिए काम करते हैं, तो ब्लू स्टिकी ट्रैप भी हम खेतों में लगा सकते हैं। तो ये स्टिकी ट्रैप लगाकर हम जो दवाइयों का खर्चा है उसको, दवाइयों का जो लोड है, शुरू से अगर हम इनको लगा के रखेंगे तो ये इसका खर्चा हमें बचाएंगे। अब इसका विकल्प भी है, विकल्प के रूप में आप लाइट जला सकते हैं खेत में। लाइट जलाकर आप उसके नीचे एक तसला रख लें, तसले में गोबर को घोल दें और गोबर को घोल के पतला कर दें उसको एकदम, और उसको उस लाइट के नीचे 1 फीट नीचे उसको रख दें। तो जो कीड़े हैं वो आपके लाइट की ओर आएंगे और वो उसके आसपास घूमकर और वो उसमें बैठेंगे, तो वो गोबर में डूब के मर जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। इसमें थोड़ा सा एक वो रहता है, क्योंकि कीड़े आके बैठेंगे और जो नहीं डूबे वो आपके आसपास की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक पर लाइट ट्रैप के साथ ऐसा नहीं। लाइट ट्रैप में एक बार कीड़े आए और उससे टकराते हैं, उस जिस तरह से उसकी संरचना बनी है वो टकराते हैं और उससे नीचे आके उसके बैग में इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें बाहर निकलने का, वापस जाने का कोई उसमें व्यवस्था नहीं है। तो ये लाइट ट्रैप का फायदा है। और जो हमने येलो स्टिकी ट्रैप है उसमें हम जो पीले हम कागज पेपर ले लें और उसको कार्डबोर्ड पे चिपका दें, और चिपकाने के बाद इसमें हम ग्रीस, जो जला हुआ ग्रीस है उसको लगा दें। तो ये भी हमारे जो उसको एफिड जैसिड्स हैं, व्हाइट फ्लाई है, इनको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो जुगाड़ भी कर सकते हैं, अपना खुद का जुगाड़ भी कर सकते हैं और बाजार से भी खरीद सकते हैं। एक फेरोमोन ट्रैप का भी बढ़िया उपयोग है। फेरोमोन ट्रैप भी हमारी फसलों के लिए उपयोग में आते हैं, पर यहाँ पे ये स्पेसिफिक होते हैं। आपको अगर टमाटर के फल छेदक के लिए लाना है तो वो टमाटर के फल छेदक में ही काम करेगा। हमको अगर ब्रिंजल का फ्रूट एंड शूट बोरर कंट्रोल करना है तो वहीं पर काम करेगा, दूसरा उसमें काम नहीं करेगा। तो ये हमको ध्यान देना होता है कि इसमें स्पेसिफिक आपको कीड़ा समझ के, कीड़ा को आप जानते हैं, उसके हिसाब से आपको जो फ्रूट एंड मतलब जो फेरोमोन ट्रैप है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो ये सर अब ये हैंड रेज हुए हैं सर, हैंड रेज हो रहे हैं अगर आप कहें तो। जी चलिए प्रश्न ले लेते हैं। जी सर, बहुत अच्छा। तो सर पहले मैं आदरणीय वर्मा जी को बुलाता हूँ कि प्रदीप राव वर्मा भाई साहब आए। ओम सर, सादर प्रणाम। जी ओम, सादर प्रणाम। बहुत बढ़िया सा आज योग हुआ और बहुत योग में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हुई। दूसरी बात मैं सर एक पूछ रहा था कि इस समय जो लहसुन
की खेती करना चाह रहे हैं लोग, तो लहसुन हमारे हिसाब से तो कुंवार के महीने में लगता है। तो अभी मतलब कितने दिन बाद लगाना चाहिए और कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए? का कहीं पे देसी वैरायटी उपलब्ध हो सकती है क्या, एक बात। दूसरी, राजगिरा की खेती के लिए कौन सा समय उपयुक्त है और उससे कितना लाभ हो सकता है? जी, बहुत सुंदर। तो ये पहली चीज तो आपने लहसुन की खेती की बात की, तो लहसुन के लिए जो है अभी आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब जो थोड़ा सा अर्ली जो जिनको मार्केट पकड़ना होता है तो वो लहसुन अभी लगा देते हैं, तो उससे हमें जो उत्पादन है वो जल्दी मिल जाता है। जनवरी फरवरी में हमारा लहसुन निकल के आ जाता है, तो उस समय मार्केट रेट अच्छे होते हैं। थोड़ी सी उत्पादकता में उतना वो नहीं आएगा, क्योंकि लहसुन को जो है वो ठंड चाहिए होती है, तो जो ग्रोथ के समय ठंड उतनी नहीं मिल पाती है, पर भाव मिल जाता है। क्योंकि हमारा जो किसान है उसकी पहली चीज क्या है कि उसको रेट कहाँ मिल रहा है, तो रेट यहाँ उनको अच्छे मिल जाते हैं, तो जो आप अर्ली उसको लगा सकते हैं। और अर्ली लगाने के लिए वैरायटी तो देखिए, जो उसकी वैरायटी है रिकमेंडेड वैरायटी, वो बहुत ज्यादा मार्केट में चलन में नहीं है। G282 है, G335 है, यमुना सफेद है, G50 है, ये वैरायटीज हैं। और भी आप NHRDF इंदौर में, उसका एक NHRDF का एक सेंटर है इंदौर में, वहां से आप लहसुन की वैरायटी ले सकते हैं, प्याज की वैरायटी। लहसुन और प्याज पे ही काम करता है। ओनियन गार्लिक का एक सेंटर पुणे में है, वहां से आप वैरायटी ले सकते हैं। पर चूंकि इनकी जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है, और सीड प्रोडक्शन का कहीं कुछ उस तरह का काम देश में कम लिया जाता है। जैसे हमारा बाकी चीजों का सीड प्रोडक्शन का काम लिया जाता है, वैसे इनके सीड प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो इनकी वैरायटी हमको नहीं मिलती। तो इसलिए जो लोकल में जो उपलब्ध है, गुजरात की कुछ जो वैरायटी है, जामनगर लोकल है, और ये आपका क्या कहते हैं, आपका यहाँ से जो कुछ किस्में हैं, ये अपने मंदसौर के आसपास की कुछ किस्में हैं, वो हमारे जो किसान भाई लगाते हैं। कुछ ऊटी की किस्म आ रही है, उसको भी हमारे किसान, वो ज्यादा दिन की किस्म है, लेकिन वो करीब 200 दिन तक जाती है कुछ किस्में उसकी। तो 160 से 200 दिन तक की किस्में हैं। अब अपने अपने हिसाब से हमारे किसान भाई कभी अर्ली भी उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये किस्में हमारे यहाँ जो लगाई जाती हैं, तो आप उनमें से किसी किस्म को वो कर सकते हैं। चाहे तो इनसे आप NHRDF जो इंदौर वाले हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो सीड प्रोडक्शन का प्लान भी देते हैं। तो अगर उनसे आप बीज लेके, अगर उनसे सीड प्रोडक्शन का प्लान ले लेते हैं, तो कुछ एरिया में आप ये भी कर सकते हैं। प्याज लहसुन दोनों का वो सीड प्रोडक्शन करवाते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से आप जैसे लहसुन का बीज ले सकते हैं, और वो उनके रेट भी ज्यादा नहीं होते, क्योंकि सरकारी रेट होते हैं, तो मार्केट जो फ्लक्चुएट होता है उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं लहसुन के लिए। जी, बहुत अच्छा। और और राजगीरा का आपने बोला था, राजगीरा अभी जो है इसमें लगा सकते हैं। वैसे तो बारिश में राजगीरा लगा सकते हैं, और बारिश का ये बहुत ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता है राजगीरे के लिए, तो आप राजगीरे की खेती कर सकते हैं। जी जी सर, बहुत अच्छा। सर, ये राजगिरा का बीज कितना लगता है 1 एकड़ में? ये देखिए भैया, ये अभी ऐसा कोई कल्टीवेशन में, कल्टीवेटेड क्रॉप में नहीं है, तो ये करीब 2 किलो में आपका राजगीरा हो जाएगा एकड़। क्योंकि जिस तरह का उसका सीड है, तो 2 किलो पर्याप्त होगा, 2 किलो में आराम से हो जाएगा। जी, अब मैं मेहरबान जी को बुलाता हूँ कि बगवाड़ा वाले वो हमें। सर ये टमाटर के अंदर झुलसा लग रहा है सर, उसके लिए कोई उपाय? टमाटर अभी बारिश में क्या हो रहा है कि ये सबसे बड़ी कठिन परीक्षा होती है बारिश में टमाटर बचाना। जी और जी जिसने जिसने इस बारिश में टमाटर बचा लिया, तो वो हो गया सक्सेस। तो इसलिए सामान्यतः जो हम ये बोलते हैं किसान भाइयों की, बारिश थोड़ी सी कम हो जाए उसके बाद हम टमाटर लगाए। मैंने अभी पहले भी कहा था कि
अगस्त के बाद सितंबर से हम बोलते हैं कि टमाटर लगाना शुरू करें, पर चूंकि हमें तो कमर्शियल वो देखना है, तो हमको रेट चाहिए, तो रेट चाहिए तो आपको थोड़ा सा ऑड सीजन में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये जो मैंने शुरू में बताया कि स्यूडोमोनास ट्राइकोडर्मा इसको जमीन पर भी और एरियल स्प्रे भी करें, ये जैविक में बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ क्योंकि जी, जैविक ही पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, आपको वो भी केमिकल की भी बात हम करेंगे, क्योंकि जब हम ऑड सीजन में लगाएंगे ना तो हम जैविक के भरोसे खेती नहीं कर पाएंगे। हम ये सपोर्टिव में ले सकते हैं, जब ऑड सीजन में आप लगाओगे, ऑफ सीजन वेजिटेबल करोगे, तो आपको केमिकल्स पर जाना ही पड़ेगा। अगर आप केमिकल पर नहीं जाएंगे तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो मेरा एक जो दूसरा कंसर्न है, हम केमिकल का स्प्रे कब कर रहे हैं इसका ध्यान रखना है। सामान्यतः हमारे किसान भाई क्या होता है कि हमारी जो मार्केटिंग की अवस्था होती है, फल हम हार्वेस्ट कर रहे हैं और उस समय केमिकल का स्प्रे करते हैं और उसको सीधे डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, वो गड़बड़ है। अगर हम पहले शुरुआती स्थिति में अगर हम केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा समस्या नहीं है। तो रही ब्लाइट की बात, तो ब्लाइट के लिए अभी आपने क्या क्या स्प्रे किया हुआ है? जी, उसके अंदर पहले केमिकल भी करा था सर। हाँ, केमिकल्स में क्या किए थे? केमिकल्स में क्या किया था? उसके अंदर सर कृषि रसायन का करेक्ट आता है, वो डाला था जिसके बाद में कार्बोनिल मैगजीन वो भी डाला था, मतलब फंगस के लिए। हम्म। लेकिन वो उसमें फूल आ रहा है और टमाटर बनने भी लगे, हाँ और अभी उसके अंदर झुलसा लगा सर। और उसके अंदर थोड़ी सी हमारी ये गलती हो गई कि जी, हमारी तरफ पानी नहीं गिर रहा था, हमने पानी पिलाया जिसके बाद में आना चालू हुआ वो। अच्छा, ये हो सकता है पानी के कारण, कई बार वो मतलब थोड़ा हाँ, सा वो उसकी वजह से एनवायरमेंट चेंज होता है। जी। तो एक तो आप कॉपर बेस्ड कोई फंजीसाइड उस पे वो करिए। जी सर। हाँ, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड या जी दूसरे कॉपर बेस्ड एक बार उसका स्प्रे करिए। और उसके साथ उस जो नेक्स्ट स्प्रे है, अगले नेक्स्ट वीक में जो आप करेंगे, तो उसमें आप कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड का स्प्रे करिए। क्या है, आपको अल्टरनेशन में आपको इनका जो जैसे आपने मैंकोजेब किया, तो मैंकोजेब के बाद आपको उसके साथ कोई एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो सामान्यतः हम मैंकोजेब का जो वो आता है कार्बेंडाजिम प्लस हाँ, मैंकोजेब जो कार्बोनाइज प्लस वाला आता है सर। हाँ, तो उसका स्प्रे करते हैं। तो उसके बाद हमको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम करना है, फिर अगले अगले उसमें हम कॉपर का करें। तो अल्टरनेशन अगर आप करेंगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका इफेक्ट दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और नीचे वाली पत्तियों को आप हटा दें, जितनी 1 फीट 1.5 फीट नीचे, जितनी 1 फीट में जितनी पत्तियां होगी, हाइट पे ले जाएं टमाटर को। जितना आप ऊपर ले जाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि सारी इनडिटर्मिनेट वेराइटी हम उपयोग करते हैं। तो इनडिटर्मिनेट वैरायटी में ये होता है कि हम नीचे की 1 फीट 1.5 फीट की पत्तियां बिल्कुल साफ करते रहें। नीचे आप पत्तियां जितनी रखेंगे आपको रोग की समस्या बढ़ती रहेगी। नहीं, आप वो ऊपर नीचे से तो जान साफ कर दिया था, वैसे चल भी बढ़िया रहा था सर। जी जी जी। और इसमें अक्सर मैंने बहुत सारी बार देखा सर, झुलसा की वजह से ही किसान फेल होता है टमाटर में। वो मेजर प्रॉब्लम है। हम्म। अगली ब्लाइट अभी जो आती है वो आपकी मुख्य प्रॉब्लम है। तो आप इसको थोड़ा सा कॉपर के साथ उसको वो करें, कॉपर फंजीसाइड के साथ। जी और जी सर। हाँ, उसके साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो ढेर सारी रेंज है उसमें। उसमें आप कोई भी कर सकते हैं, पर उसको जैसे तीन तीन चीजें आप देख लें। पहला मैंकोजेब जी। प्लस जो आप बोइस्टिन यूज करते हैं हाँ, उसके कार्बन साथ। यूपीएल का साफ आता है सर। हाँ, साफ आता है, स्प्रिंट आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा इसमें कॉपर बेस्ड, और तीसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कोई भी जो आपको अवेलेबल हो। जी बहुत अच्छा सर। और अब मैं रमेश दादू सर को बुलाता हूँ कि वो सादर आमंत्रित हैं। बंद वही है जी और सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। बंद करा दीजिए। आप जी मोबाइल थोड़ा बंद कर माइक लें। बंद कर लें, ये माइक बहुत खुले हुए हैं। आज संतोष जी का भी खुला है। तो सर मेरा निवेदन यह है, आपने कहा कि सब्जी भाजी लगाने के समय आपको गोबर की खाद अधिक मात्रा में उपयोग करना है। परिस्थिति यह है कि गोबर की खाद अब मिल ही नहीं रही ज्यादा। उसके विकल्प में हम क्या कर सकते हैं? ये जो है देखिए,
अपन कहते तो बहुत हैं कि भाई गोबर खाद चाहिए चाहिए, पर गोबर की खाद की उपलब्धि कम है। जी हो। जी देखिए, उपलब्धता तो हमने खत्म की है। पहली चीज तो ये है कि हमको गौ पालन, अगर हमको खेती करनी है और आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक खेती करनी है, तो गाय तो हमको पालना पड़ेगा। अगर गाय नहीं पालेंगे तो ये अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आप जमीन से ले तो रहे हैं पर दे नहीं रहे हैं, तो आपको कार्बन जमीन में डालना पड़ेगा। अब कार्बन डालने के लिए आप चाहे तो हरी खाद का उपयोग करें, ग्रीन मैन्योरिंग हमारे किसान भाई कर रहे हैं। अब ग्रीन मैन्योरिंग करने की बात आती है तो हमारे पास ढेंचा नहीं है, सन नहीं है, बीज नहीं है। मतलब अभी मैंने जो इस बार मैंने अपने फार्म के लिए मैंने बोला सीड प्रोडक्शन का काम करता हूँ, तो 140 रुपए किलो ढेंचा का बीज मिला है। तो आप सोचिए कि अगर आपको 140 रुपए किलो अगर ढेंचा का बीज मिलता है, तो आपकी दूसरी खेती करने को आपको जरूरत नहीं, आप सिर्फ इनके बीज उत्पादन करिए। भाई आपका कम से कम 8 से 10 क्विंटल अगर अच्छे जमीन में आप लगाएंगे ढेंचा, तो 8 से 10 क्विंटल बीज आपका बन जाएगा। और 8 क्विंटल बीज बनता है तो मैं समझता हूँ कि आप सोचिए 18 मतलब आपको 100 रुपए किलो भी बिकता है, तो उस बिना लागत का आपका 80,000 90,000 रुपए आपको पैसे मिलेंगे। सन ढेंचा में क्या कोई लागत नहीं है, आपको बोना है और आपको सीड को हार्वेस्ट करना है। तो ये इन चीजों को भी समझने की जरूरत है। और इनके हम फसलों के विविधीकरण पे कम जा रहे हैं। हम चीजों को पकड़ ले रहे हैं कि ये चीज में फायदा है, पर हम दूसरी चीजों पर भी अगर ध्यान दें, बहुत सारी वैकल्पिक चीजें। अभी राजगीरा की बात की थी, तो राजगीरा को आप उसको ऐसा मत समझिए। हम क्यूनोवा पे खूब दौड़ लिए लोगों ने, क्यूनोवा खूब दौड़ लगा ली, पर हम राजगीरा के ऊपर नहीं गए। राजगीरा की खेती अगर करते तो हो सकता है हमें कई गुना फायदा होता। और ये राजगीरा भी सुपर फूड है, हमारा देसी सुपर फूड, तो हम इससे भी ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो हमको अगर हमारे पास गोबर की खाद नहीं है, तो हमें जो इसकी बात कर रहे हैं, हम ग्रीन मैन्योरिंग की कर रहे हैं। दूसरा हम जो जीवामृत, घन जीवामृत बनाने की बात कर रहे हैं, तो इनका उपयोग करें। जीवामृत बनाए, जीवामृत, घन जीवामृत, इनको बनाए। इससे भी आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, क्योंकि जमीन में अगर हम सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा देते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव जमीन में ही मरते हैं, जमीन में ही पैदा होंगे। तो ये अपने शरीर से ही काफी हद तक आपके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएंगे। तो उनका भी उपयोग करना आप लोग शुरू करें। जी दादू। जी ओम सर ये एक सर बोलिए एक सहायक प्रश्न उसके साथ था कि जो हम स्लैरी का, नवधान स्लैरी का उपयोग कर रहे हैं, ये कहाँ तक उपयोगी होगी? जी ओम। जी बहुत सुंदर आपने नया अध्याय जोड़ा है, क्योंकि ये विषय डॉक्टर संतोष चौहान साहब का है। और चौहान साहब इस पे बड़ा काम कर रहे हैं कि नवधान्य आटे की स्लरी बना के, तो अलग अलग तरह के उन्होंने आटे लेकर उनकी स्लरी बनाने का जो फार्मूला बताया है, वो बहुत फायदेमंद है। और इससे जो हमारी भूमि में अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव पैदा होते हैं, जो जैसी हम बात करते हैं जीवामृत की, तो जीवामृत को एक तो हम इससे बनाते हैं गौमूत्र और गोबर से। एक जो वहां पर है आपके झांसी में, वो सचान जी, वो आपको जमीन की मिट्टी से बनाने की बात करते हैं। गोबर जो हमारी जंगल की मिट्टी है, उसको लाकर वो उसमें गुड़ डालकर जीवामृत बनाने की बात करते हैं। तो जंगल की मिट्टी से भी जो वहां के जो सूक्ष्मजीव है, उनको हम उठा के ला सकते हैं। उसमें उनका घोल बनाते हो 200 लीटर पानी में 5 किलो जंगल की मिट्टी लाओ, उसमें फिर गुड़ डालते जाओ, बोलते हैं 1 किलो गुड़ डालो, फिर हफ्ते में ऐसा करके वो बोलते हैं इसमें गुड़ डालो। तो ये आपका जो है 6 महीने में जबरदस्त एक जीवामृत तैयार होता है, और उसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं, कितने साल तक भी कर सकते हैं। तो एक उन्होंने अपनी विधि तैयार की है, वो भी एक बहुत बढ़िया चीज है, जिससे कि हम जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव है उसकी डायवर्सिटी अपनी जमीन में बढ़ा सकते हैं। मतलब हमारी जमीन में सूक्ष्मजीवों की संख्या जितनी बढ़ेगी, आपका जो भूमि का जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में हमको मदद मिलेगी। और जो नवधान्य स्लरी है, आपका
चावल की स्लरी है, गेहूं की स्लरी, अलग अलग स्लरी जो चौहान साहब बताते हैं, उनका उपयोग करके भी हम उत्पादन को मतलब जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन को रिच कर सकते हैं। ये सपोर्टिव है। जी ओम। सर ढैंचा में फल कितने दिनों में आते हैं? ये सामान्यतः 100 से 120 दिन में आ जाता है। क्योंकि मैंने गर्मियों में लगाया था, बाकी बखा दिया तो मेड़ पे कुछ बहुत से पेड़ बचे हुए हैं, तो वो फूल नहीं आ रहा उसमें और अभी तक। गर्मी का अभी तक फूल नहीं आया? नहीं आया सर वो, और ऊंचाई तो उनकी 8-9 फीट हो गई, बल्कि 10 फीट हो गई है। पानी ज्यादा मिल रहा होगा ना? हाँ, बरसात में तो पानी मिला सर बहुत इस बार। तो एक बार वो क्या हो गया, टाइम जो हुआ ना आपका, जैसे ही वो मेच्योरिटी पे आया, मेच्योरिटी पे आते समय आपकी बारिश आ गई, तो उसको उसको जो क्या कहना चाहिए, फूल आने वाली अवस्था उसको चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही। हाँ सही तो बोल फूलेगा सर। नहीं। हाँ, कुंवर के महीने में आएंगे, कंडीशन अगले से महीने शायद। नहीं, आप उसको बारिश में बोइए, जुलाई जून में बोइए, जून में बोइए। और अगर आपको गर्मी में बोना है तो आप उसको फरवरी में बोइए, तो वो जून आते तक आपका फल दे देगा। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। बहुत जी। अच्छा। मैं ललित जी को बुलाता हूँ। ललित जी अपना प्रश्न रखें। संतोष जी आपका वीडियो बंद कर लें। जी ओम, सदन को नमन। सर मेरे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं। अपने यहाँ घाट गोभी में जोधपुर राजस्थान में बीज, तो मैंने जो अपना योगाहार कार्यक्रम है वो खरगोन में पीएस बागरेचा जी से उनसे परचेज किया कुछ। और घाट गोभी का बीज कैसे उत्पन्न करूं मैं, जैसे मैं लगानी कब है और उसका बीज कब उत्पन्न करना है? संतोष जी देखिए घाट मोबाइल गोभी, म्यूट करें आपका। संतोष भैया मोबाइल म्यूट करें आपका। भैया आपके प्रश्न भी ले लेते हैं, 2 मिनट इनका गहलोत जी का हो जाए, उसके बाद आपका प्रश्न ले लेंगे। ये गहलोत जी देखिए, जितनी भी ये कॉलीफ्लावर, कैबेज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये है, इनका बीज जो है ये प्लेन में नहीं होता, ये जो टेम्परेट कंडीशन है वहां पर होता है। तो ये आपका कुल्लू मनाली, हिमाचल का जो प्रदेश है, या जो वहाँ हमारा क्या कहना चाहिए, कश्मीर वैली, वहाँ पर इनका बीज उत्पादन होता है, क्योंकि इनको लो टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग के लिए। और उसमें आपके अगर फ्लावरिंग आ भी गई, जैसे गोभी में कई बार हमारे यहाँ फ्लावरिंग आ जाती है, पर उसमें बीज नहीं होते, तो ये हमारे यहाँ टेम्परेचर के कारण संभव नहीं हो पाता। तो आपको बीज बाहर से लेना। ठीक है। काट गोभी में बीज आ जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। पर क्रॉस पॉलिनेशन बहुत होता है, अगर दूसरी जगह कोई दूसरी गार्ड गोभी लगी होगी तो उसका अगर पालन आएगा तो वो उसको क्रॉस कर देगा। ठीक है। दूसरा, अपने बैंगन सफेद, हरा और 3 तरह के हैं, काला। मैंने कुछ सफेद के भी पौधे लगा दिए हैं, हरे की पौध तैयार करवा रहा हूँ। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी किस्में रहती है? देखिए ये तो ऐसा कुछ कलर देख के हम नहीं कह सकते कि इसमें, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा किसी वैरायटी का कि इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है। तो और न्यूट्रिशन में भी 19-20 होगा न्यूट्रिशन, अगर देसी आपके सारे हैं तो बहुत ऐसा क्लियर कट नहीं होगा कि एक में अगर कोई चीज 1 ग्राम है और दूसरे में 20 ग्राम हो, ऐसा नहीं होगा। अगर 19 होगी तो किसी में 20 होगी, इस तरह का होगा। तो टेस्ट में थोड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि और अपनी प्रेफरेंस में टेस्ट अंतर हो जाता है कि कुछ लोग, जैसे महाराष्ट्र में अगर आप जाएं तो हरा भट्टा पसंद किया जाता है, और दूसरी तरफ जाए तो काला भट्टा पसंद किया जाता है। भरते के लिए अलग हमारा भट्टा पसंद किया जाता है। तो ये आपका रीजन वाइज आपका चेंज है। अच्छा, दूसरा, बैंगन का पौधा कितने साल तक अपन रख सकते हैं? देखिए कॉमर्शियल आप कर रहे हो तो आपको 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 8 से 12 महीने। और अगर आपको मतलब 2-4 पौधे वैसे करने हैं तो आप उसको रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 2 साल भी रख सकते हैं, 3 साल भी रख सकते हैं। आपको कटाई करती रहनी पड़ेगी, जब भी आप उसमें ड्राई ब्रांचेस हो रही तो उनको काट दें, छाट दें, और उसके बाद उसको न्यूट्रिशन दे दें, तो आपका पौधा 2-3 साल भी रह सकता है, 2 साल तो रह सकता है आराम से। ये और अंतिम प्रश्न सर, मैं क्या लाल चौलाई का बीज यहाँ रेगिस्तान में उत्पन्न कर सकते हैं? चना, लाल चौलाई
चौलाई तो मेरे ख्याल से हो सकती है, चौलाई में कोई ऐसा स्पेसिफिक क्लाइमेट की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर। मेरे ख्याल से हो सकती है। आप थोड़ा सा बीज लेके डाल के देख लीजिए, चौलाई ठीक है। में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अभी डाल सकते हैं आप चौलाई, या आप 1 महीने बाद भी डाल सकते हैं, तो चौलाई आराम से हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी समस्या आएगी, क्योंकि चौलाई तो वैसे समस्या नहीं होना चाहिए जी। जी हाँ। ये संतोष भैया से उनको बुला लेते हैं, क्योंकि जी। उनको आइडिया, संतोष हैंडरेज भैया वाला आप आइए, आपका क्या क्वेश्चन है? क्या हैंडरेज वाला उनको मालूम नहीं है अपने सदन का, तो जी जी संतोष जी, भैया आप प्रश्न करें। संतोष भैया आपका प्रश्न करें। हेलो जी भैया बोलिए। हेलो। हाँ भैया आ रही आवाज, बोलो भैया, बोलिए। बोलो बोलो। हमारे पड़ोसी के यहाँ टमाटर लगा है और उसमें लिपकार ज्यादा आ गया है। अब वो मेरे से फोन करके पूछ रहे हैं, तो मैंने बोला चलो साहब से पूछ लेते हैं। जी जी, लीप कर्ल आ रहा है। हाँ, लिपकार। और वो भी है क्या, वो पत्तियों में बोरर भी है क्या? वो हाँ, जो बोरर अपना भी है साहब। माइनर, लीप माइनर। लिप माइनर कम है, लिपकार ज्यादा है। कर्ल ज्यादा है। तो एक हाँ। तो देखिए, लीप कर्ल आता है दो चीजों से, माइट्स और आपका बेसिक्स के कारण। तो आप एक तो सल्फर का उपयोग जरूर करवा दें, क्योंकि हम चलो। ज्यादातर सल्फर बेस्ड कोई फंजीसाइड उपयोग नहीं करते हैं। और माइट्स जितने हैं ये अष्टपदी होते हैं, 8 पैर वाले, इसमें हाँ। सामान्यतः दूसरी चीजें काम नहीं करती। तो सल्फर बेस्ड जी। फंजीसाइड या सल्फर का जो वेटेबल सल्फर आता है, सल्फेक्स केराथिन के नाम से, इसका जी। उपयोग हाँ इसमें जो सोलेनियस क्रॉप है इसमें जरूर करें। मतलब भट्टा, मिर्ची, टमाटर, आलू, इनमें ये जो इसकी समस्या आती है थ्रिप्स की, जब भी थ्रिप्स की समस्या आती है तो इसका उपयोग जरूर करें। और दूसरा एक आपका जो क्या कहना चाहिए, कोई सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ले लें आप, जो अच्छा आपके अभी आपके उसमें काम कर रहा हो। जो पहले लिया हो उसको उपयोग ना करें, कम से कम हमको स्प्रे के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि जी सर। केमिकल्स बहुत उपयोग होते हैं। तो हम वही केमिकल्स अगर बार बार उपयोग करेंगे तो इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो केमिकल्स चेंज कर लें। बहुत सारे टेक्निकल के नाम तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, पर जो भी टेक्निकल आप ले रहे हैं उसको एक बार चेंज कर लें, जी तो सर। उससे आपको फायदा मिलेगा। और स्टिकी टेप का जो मैंने बोला, स्टिकी जी। टेप जरूर लगाएं, येलो स्टिकी टेप लगाएं, और ब्लू भी लगाएं। अगर जी। आप लगा सकें तो नीला वाला भी टेप लगाएं जी। बहुत अच्छा सर। धन्यवाद। अब जी, अब बैनी भैया आप आए। म्यूट कर लें भैया, संतोष भैया म्यूट कर लें आप। बैनी प्रसाद आर्य साहब। बने सिंह आर्य, बने सिंह भैया। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। मैं सीएम राइस साहब को बुलाता हूँ कि वो आए। जी ओम, सदन को प्रणाम। मेरा एक थोड़ा दूसरे ढंग का प्रश्न है। मैं यह योगाहार मंच जो है सर, ये स्वास्थ्य की चर्चा करता है, और इसमें कोई भी केमिकल का प्रयोग यदि हम न करें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो मैं सर से, जो इतने दिनों से आप साइंटिस्ट हैं, तो सर कुछ ऐसा खोजा जाए जिसमें जैविक ही जो उपाय हैं वही किया जाए। तो ये तो लगता है ठीक है, हमने तो कसम खाई है तो हम तो डालेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब हम सब्जी नहीं खाएंगे या कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो इस संबंध में सर, अब आपसे ज्ञाता तो और कोई नहीं, हम लोग तो नहीं है। तो इस संबंध में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि, जैसे अभी उन्होंने कल की बात की थी, तब हमने सुना था कि कल के लिए पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला कर तो इस पर छींटने पर वो अच्छा हो जाता है। तो इस तरह की अगर उपचार हम लोगों को बताया जाए तो सर, हम तो लगता है कि हम तो आपके आजीवन ऋणी रहेंगे जी। ओ सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात की है राय साहब। एक्चुअली में वो समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम कमर्शियल खेती कर रहे हैं।
वो अगर हम अगर मान लो हम उस तरह से कर रहे हैं, हम 4 बीघा 5 बीघा में हम कर रहे हैं, यहाँ क्या एकड़ों में खेती हो रही है, मतलब 10 एकड़ 5 एकड़ 20 एकड़ इस तरह से सब्जियों की खेती। और जो सब्जियों का जो रकबा है, अगर मान लो एक गांव में देखोगे तो आपको 200 एकड़ में सब्जी मिलेगी, तो वहां पर आप जब इन चीजों का उपयोग करेंगे तो आपका कंट्रोल नहीं होगा, नेचुरल जो कंट्रोल। और दूसरा, प्राकृतिक वातावरण उनके लिए बहुत अनुकूल है, तो वहां पर आपको जाना ही पड़ेगा। आप जो हमारे जो प्राकृतिक तरीके हैं, तौर तरीके, वहां पर काम नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको क्रॉनिक अगर कोई बीमारी हो गई, तो फिर हम बोलते हैं कि फिर हम हल्दी दूध से काम नहीं चलाते, हम गरारे से काम नहीं चलाते, हमें एंटीबायोटिक्स खाना पड़ता है, क्योंकि वहां हमारी मजबूरी हो जाती है। अगर हमको माइल्ड उसकी बात कर रहे हैं, हम अगर बीमार, हम प्रतिरोधक क्षमता हमने इतनी डेवलप कर ली है, हम योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, हम सब तरह की चीजें कर रहे हैं, तो हमको वो चीजें कम आएगी। पर अगर किसी ऐसी स्थिति में किसी को अगर टॉन्सिल्स हो गए और उसको हम फिर उसको बोले कि गरारे कर ले, तो वो तो उसकी तो प्राण निकल जाएंगे। तो हम बताना सब चाहिए हमको सारी चीजें, और बहुत सारी चीजें जो ज्ञान है वो जो हमारा आईटी के है। जैसे आपने अभी दूध का बोला, तो दूध से आपका वायरस भी जाता है। दूध का अगर हम स्प्रे करते हैं तो दूध के स्प्रे से वायरस भी जाता है, पर कितना जाता है ये एक प्रश्न है कि हम दूध का वायरल अगर प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमको दूध का स्प्रे करना चाहिए। अब वो हम उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी इसमें काम करने की आवश्यकता है। और ये सब चीजों पर कई सारे आईटी के हैं जो हमारी जो फसलें हैं उनमें उनको कंट्रोल करने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, पर इनके स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कि कितनी मात्रा होना चाहिए, कब स्प्रे होना चाहिए, किस अवस्था पे करें तो वायरस को कंट्रोल करेंगे। आपका दूब को आप पीस के उसका अर्क बना लीजिए, दूब जो होती है उसको पीस के आप उसको लगाइए, तो वो भी आपका लीफ कर्ल और वायरस की जो डिसीज है उसमें कंट्रोल करता है। तो ये सब चीजें जो है ये हम बताते तो हैं, पर ये इनके स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि कितना डालना है, कैसे करना है। और अरे डॉक्टर साहब स्टैंडर्डाइजेशन है, उसका पेपर पब्लिश है डॉक्टर साहब, उसका सेंट्रल जोन का डॉक्टर क्या नाम है, अभी नाम बता दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए उसको। जी 10% का सोल्यूशन है, उसका पेपर पब्लिश्ड है। किस चीज का? यही जो दूध वाला बता रहे हैं, ट्राइकोडर्मा और दूध का पेपर पब्लिश्ड ऑलरेडी। हाँ, मैं बाकी बहुत सारी चीजें, ये सिर्फ एक आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ ढेर सारे आईटी के नहीं, इस पर पेपर पब्लिश्ड है, काम हो रहा है, पॉपुलर है ये सिस्टम, आप आसानी से कंट्रोल हो रहा है। जी चलिए उसको एक बार देख लेंगे, आप बता दीजिएगा मुझे, तो मैं देख के एक बार उसका हम जरा उसका प्रयोग भी कर लेंगे, तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आईपीएम में उनको बताया था डॉक्टर साहब को, वो कराए थे ट्रायल, मगर ट्रायल करके देखो भाई, जो चीजें ऐसा नहीं है उस पर काम किए डॉक्टर सेंट्रल जोन के वहाँ है जोधपुर के, नाम बता रहा हूँ अभी, क्या नाम है उनका, पेपर पब्लिश है लेडीज नेट पे सर्च करो। नहीं वो बिल्कुल देख लेंगे वर्मा साहब। इसमें सिर्फ ये है कि अगर जो भी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा लोगों, मतलब क्या कहना चाहिए, उपयोग करने में लोगों को कष्ट होता है कि काम नहीं किया। कमर्शलाइजेशन जहाँ पे है वहां पे दिक्कत है, जहाँ पे नॉर्मल लगा रहा किसान उसमें समस्या नहीं है। अरे कमर्शियल कर रहे हैं, मैं बताऊं, मैं अभी बहराइच डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मेरे किसान था, आपको जानता हूँ सर। नहीं मैं बता रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, वो किसान बहुत परेशान था, मैं पहुंचा उसके यहाँ, मैं कहा भाई क्या दिक्कत है, वो कहा साहब ये है, दुनिया भर की दवा डाल रहा था, प्राकृतिक खेती भी कर रहा था, मगर फंसा था। मिर्च का आप बात कर लो, मिर्च का आप खुद ट्रायल कर लो, उसमें क्या है, वो मिर्च का वो उसमें यही मैं कहा, पनीर का पानी फेंक देते लोग, वो ले आओ, उसको 2 लीटर एक नेपसेक स्प्रे मिलाओ, इसको स्प्रे करो, वो 8 दिन पे स्प्रे करो, 20-25 दिन बाद सारी पत्तियां खुल जाती हैं उस पे, वो बिल्कुल सटीक रिजल्ट है उसका। चलिए ये कुछ आपके जो वो है वो थोड़े से हमें भी बताइएगा, निश्चित रूप से इसको प्रयोग करके हम देखेंगे, क्योंकि कई सारी चीजें हम सारी चीजें तो कोई भी नहीं जानता ना सर। तो इस पर जरूर आपके पास जो है तो वो मैं आपसे संपर्क करूंगा, तो कुछ चीजें जो भी आपके पास है जो आप प्रयोग कर रहे हैं उनको हम
हमें दीजिएगा, हम उसको यहाँ पर, क्योंकि वेजिटेबल का बहुत बड़ा एरिया है, तो हम उस पर प्रयोग करेंगे और हमारे किसान भाई उससे फायदा लेंगे। जी, हम ये सोलर लाइट ट्रैप जो सेंसर बेस वाला है वो लगवाइए, बहुत इफेक्टिव है, उसमें कुछ नहीं करना। ये राय साहब तो मेरे यहाँ आए थे, मैं सॉइल टेस्टिंग लैब भी मैं काफ़ी ठीक कराया था अपने यहाँ। और मिट्टी की जांच जो बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी है, और उसको उसकी रिकमेंडेशन उसके हिसाब फर्टिलाइजर डालें, वो भी बड़ा प्रमुख कारण है डिजीज और इंसेक्ट आने का। उसके बाद जो है ये जो आई टी के क्या होता है, पब्लिक चीज़ें आई टी के भी हैं, तमाम चीज़ें। और हम लोग भी यही पढ़ते आ रहे थे कि कोई उपाय नहीं है, वायरस लग गया तो फिर जान लो कि समझ लो कैंसर आदमी का। और मैं उसको जब पेपर पढ़ा उसके बाद लोग और भी बताए यहाँ इसके इंस्टीट्यूट के इसके सीआरपीसी सेंटर पे, वो लोग बताए। जी, मेरा साइंटिस्ट था और मैं इसको ट्रायल करवाया, कुछ किसानों को बताया, और उनका जब रिजल्ट आया तो हमारे तो कमर्शियली कर रहे हैं किसान। पपीता में उसके एक किसान है, लगभग 3,000 पपीता लगाए थे। एक गौर जी हैं, सीईओ हैं बड़ी कंपनी में, उनके जी, पपीता में वायरस आ गया था। वायरस से बता कोई उपाय नहीं, अगर आ गया उस पे पपीता में। फिर मैं कहा कि यार मैं इसको देखो, नेट से सर्च करो, एनपीएस ऐप से सर्च करो, सर्च किए। उसके बाद यही वाला मैं कहा थोड़ा डाल के देखो, नहीं होगा तो अपने दवा डालना। उनका पूरा कंट्रोल हो गया। वायरस तो न्यूट्रिशन से कंट्रोल हो जाता है आपका, पर ये है कंडीशन क्या है। वायरस अगर आपका बेसिक प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन की, अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक है तो वायरस आपका वैसे ही असर नहीं करेगा। सर मैं एक बात बहुत कहूँ, अच्छा सर, और बहुत एक बात जी, कहना है सर, एक महत्वपूर्ण। मिनट केवल, 1 मिनट सर। बोलिए राय सर। हाँ सर, ऐसा है कि मेरा जो आम के पत्ते को जो काट रहा था, आपसे भी मैंने पूछा था, और भी 3-4 लोग हैं संपर्क में, उनसे भी पूछा था। नीम का तेल का स्प्रे हमने कराया था, और भी जो अग्निबाण क्या क्या है सब करा के मैं थक गया। तो मेरे मन में आया कि जो संजीवनी खाद शशांक सर ने बताया है उसका स्प्रे करें। उसका स्प्रे करने के बाद ऊपर नए नए पत्ते आ गए हैं, उसको हम अभी दिखा भी सकते। जी वो मैं यही बताना था। जी, जी, देखिए जी डॉक्टर साहब। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको परिणाम मिलते हैं, पर हम उसको मतलब आपको खेतों में कहाँ तक वो सटीक हो रहा है। जैसे अभी वर्मा साहब बोल रहे थे कि ये इनके रिजल्ट मिल रहे हैं, तो जिनके रिजल्ट मिल रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको नॉलेज को लोगों को बताएं। हमारा यही निवेदन है। मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, सब कुछ मुझे नहीं आता है, तो मैं जो आपके पास नॉलेज है उसको हमें भी बताएं, हम भी लोगों को बताएंगे। जो ज्यादा लोगों को जाएगा, ज्यादा लोग करेंगे, सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। कोई एक के प्रयास से तो ये संभव नहीं है, और इतना बड़ा देश है, छोटे छोटे काम हो रहे हैं और उन छोटे छोटे काम से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हमारे जो अभी रेड्डी साहब आए थे, उन्होंने अपनी एक तकनीक पे सिर्फ मिट्टी से, सब सॉइल से वो सब कंट्रोल करते हैं। तो सबके अलग अलग है। एक पत्थर वाले आए थे, उन्होंने पत्थर का वो कि अलग अलग तरह के पत्थर से वो बीमारियां और कीड़ों को कंट्रोल करते हैं, कुछ गौमूत्र से कंट्रोल करते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, ज्ञान का असीमित भंडार है। जिसके पास जो है तो वो इस मंच पे अपनी चीजों को थोड़ा सा अगर दे सकते हैं, ग्रुप में डाल दें। ग्रुप में जो हमारा ग्रुप है उसमें अपने पास जो लिटरेचर है उसको डाल दें, या कोई चीज है तो उसको ग्रुप में डाल दें, तो सब लोग लाभान्वित होंगे। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उसको प्रैक्टिकल रूप में ले जाएंगे लोगों के पास। ऐसा मेरा निवेदन था। जी सर, जी, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा हुई। और समय जो है, समय की घंटी बज रही है। लास्ट क्वेश्चन है मुन्ना लाल जी का, मैं लेता हूं, और इसके बाद जो क्वेश्चन रह गए मैं क्षमा चाहूंगा। मुन्ना लाल जी आप आए, आपका हैंड रेज था, फिर उसके नमस्ते बाद। सर। जी, सभी नमस्कार। साथियों को नमस्ते। सर आवाज आ रही है? अरे हाँ, आप प्रश्न बोलिए। करें। जी तो सर, मैं मुन्नालाल नागबंसी, ब्लॉक बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम से हूँ। और मैं प्राकृतिक खेती 3 वर्षों से लगातार कर रहा हूँ। लेकिन मान लो मैं कोई सी भी क्रॉप लगाता हूँ, प्राकृतिक खेती में मेरे को ये अभी तक पता नहीं चला कि प्रथम डोज में मैं क्या क्या चीज डालूं, या दूसरे डोज में, या तीसरे डोज में, कोई सी भी क्रॉप हो।
तो इसका थोड़ा कोई सॉल्यूशन हो तो जी कृपया बताएं। देखिए, प्राकृतिक खेती में आपके पास जो चीजें हैं, आप क्या आपके पास उपलब्ध है, उन चीजों का उपयोग करते हुए आप जीवामृत बना ले, घन जीवामृत बना ले। और जैसे जीवामृत आपने बनाया, तो जीवामृत को आप हर 15 दिन में, 20 दिन में आप जीवामृत का उपयोग करें, तो ये आपका सॉइल का वो बढ़ाएगा। दूसरा, अगर कीड़े बीमारियां आ रहे हैं तो उसके लिए आपने जो अलग अलग तरह की चीजें बना के रखी हुई है, नीम बेस्ड हो या दूसरे आपने किसी उससे बनाया हो। जी हाँ, 10 पढ़नी वगैरह ये तो है हाँ, सर। तो जैसे जिंक और सल्फर, अब जमीन के अंदर जिंक और सल्फर भी चाहिए, तो इसकी पूर्ति हम लोग कहाँ से करें? इसके लिए तो जो हम बोलते हैं कि जैसे हम मल्चिंग की बात करते हैं, तो जो पौधे का पौधा तना, मतलब जो स्टेम वगैरह जो वहां के वहीं हम मिलाते हैं, तो ये भी आपका उसकी पूर्ति करेगा। दूसरा, आप ऑर्गेनिक मैटर अगर पूरा नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें जो गोबर की खाद और ये मिला रहे हैं, तो ये आपकी इसकी पूर्ति करेगी। तो अलग से आपको जिंक और वो, जब हम वहां का मटेरियल वहीं उसमें उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी जो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ऐसा कोई सर लिटरेचर है क्या अपने पास जो नहीं, आप ग्रुप में शेयर कर? अभी आप तो मेरे ना सर, मैं इसमें थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो जी आपके बनखेड़ी के पास केबीके है, वो पूरा जैविक ओके के ऊपर काम करता है, नेचुरल खेती करता है। आप वहां पे जाते जी। हैं? हाँ, मैं वहाँ मेरा अच्छा संबंध है केबीके में। तो आप और वहां जाकर ना, बहुत सारे चार्ट बने हुए हैं ऑलरेडी, और केबीके जी ने जी इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। वहां पे जी हर जी चीज का उत्पादन, हर चीज में क्या चीज डालनी है, वहां प्रैक्टिकल आपके पास। तो ये समझिए कि जैविक मंदिर स्थापित है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको सारी, हम लोगों को तो 100-150 किलोमीटर जाना पड़ता है, आपके तो यस। दरवाजे पे ही है वो। आप वहां पे हाँ सर, नहीं निरंतर जाएं। और वहां पर जो है, आप जी जी। ब्रजेश सर हैं, गर्ग साहब हैं, उनसे बहुत सलाह और लें। वो बहुत आपको बहुत अच्छी जानकारियां देंगे, और उनको काफी, मतलब उनका जो प्रोडक्शन है वहाँ आपको देखने को भी मिलेगा। जो हाँ क्रॉप है, सर। सारे लिटरेचर मिलेंगे आपको वहाँ पे। जी जी। जी जी। हाँ तो सर, मैं जुड़ा हुआ हूँ और साथ में हम लोग काम भी कर रहे जी हैं जी किसानों के साथ जी प्राकृतिक को लेकर। ब्रजेश जी नाम और देवीदास जी, जी। गर्ग जी, राज पटेल, ये हाँ, तो सब वहाँ भी साथ में ही हम। आपकी ये जो भी जैसे परेशानियां रहती है ना, तो वहाँ भी रखिए। वहाँ भी काफी कुछ तो ये चीजें आपकी हल होंगी। हाँ, जी सर, अब बिल्कुल समय बिल्कुल। आज 8:05 ज्यादा ले लिए हैं। जी अब सर, आज बहुत अच्छा मंथन रहा, बहुत सारी समस्याएं दूर हुई, और इतनी सर सारी। इसको कल के लिए भी यदि रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। राव सर से जो है परमिशन ले ली राव जाए। साहब अगर परमिशन दे दें तो हम तो अब बढ़ा भैया देंगे वो कल के लिए। बनखेड़ी वालों का नंबर चाहिए जरा, जो अभी बात यस कर सर। रहे थे ना। जी जी। नंबर डाल देंगे ग्रुप में। मुन्नालाल जी, नंबर आप ग्रुप में। डाल दीजिएगा। ग्रुप में यस डाल सर। देंगे यस। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत अच्छा। और जी दादू की इच्छा है और सदन ठीक है। की भी इच्छा है कि राव साहब कल और दे दें, तो हम लोगों ठीक। के अंदर जो बहुत सारी परेशानियां घूम रही हैं, उनका कुछ हल हो सके। सर, अगर आप जी जी ऐसा जी इजाजत जी दें तो जी कल जी जी, कल कल फिर से अपन चर्चा कर लेंगे। दीजिए सदन